जवानी के दिनों में मुझ पे ऐसा हुस्न चढ़ा कि देखने वाले मुझे देखकर कुछ लम्हे तो आंखें झपकना ही भूल जाते। शादी वाली रात मेरे शोहर भी मुझसे बहुत राजी हुए थे। मैं जब भी ससुराल में बिना दुपट्टे के घूमती तो मेरा देवर मेरे साजिद माजिद को पीने की जिद करता। मुझे इसकी ये हरकत बहुत बुरी लगती है। हालांकि वो तो 55 साल का बूढ़ा था और मैं तो अभी जवान थी। शादी को कुछ दिन गुजरे थे कि एक रात मेरे शौहर घर पर नहीं था। इस रात देवर मेरे कमरे में आया और मुझे कहने लगा, भाभी आज हम अकेले हैं, जल्दी करो। देवर तो जिद करने लगा और फिर देवर ने खुद ही कपड़ा हटाकर, मैं एक दरमियानी दर्जे के घर में पैदा हुई थी। 19 साल की उम्र में मुझ पे ऐसी जवानी चढ़ी कि चंद दिन में ही मेरी शादी करवा दी गई। शादी की पहली रात शौहर ने मुझे कहा, मेरे बड़े भाई को बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से में पागल हो जाते हैं, तुम इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। वो जो भी कहें, जैसे भी कहें वैसे ही करना। वैसे 4 दिन से मैं भी यही देख रही थी कि जब भी मेरे शौहर को अहमद एक आवाज़ देते तो इनकी रंगत पीली पड़ जाती। फौरन मेरे शौहर कमरे से बाहर निकल जाते। अहमद की बदहवासी देखकर मेरे दिल में भी इनका बड़ा रौब चढ़ गया था। इस दिन 5वां दिन था जब सुबह अकरम ने मुझसे कहा कि आज हम बाहर घूमने जाएंगे। मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन इस वक्त मेरे देवर ने अकरम को पुकारा तो फौरन अकरम कमरे से बाहर चले गए। बाहर से मुझे अपने देवर के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वो कह रहे थे कि 4 दिन शादी के हंगामे में गुजर गए हैं। तुम्हें एहसास भी है कि दुकान में तुम्हारी ना होने की वजह से इतना नुकसान हो सकता है और आज बेवजह छुट्टी करके बैठ गए हो। अभी के अभी दुकान पहुंचो और सारे वर्कर्स के सर पे खड़े हो जाओ कि वो ठीक से काम करें। तुम्हारी शादी मैंने इसलिए नहीं की कि तुम कमरे में ही घुसकर बैठे रहो और अपनी बीवी से भी कह दो कि वो किसी काम की जिम्मेदारी संभाल ले। यहाँ कोई और औरत तो नहीं है जो इसके नाज नखरे उठाएगी। ये सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया था। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे हमारी शादी को और इन दिनों में भी मैं ही नाश्ता बना दे रही थी, जिसमें भी मेरे देवर कई खामियां निकाल चुके थे। लेकिन अकरम ने मुझे प्यार से मोहब्बत से यही समझाया था कि भाई की बात का बुरा ना मनाना। इतने दिन तो मैं इस सोच में उलझी रही कि देवर आखिर ऐसा क्यों है, लेकिन आज जो शोर शराबा मेरे देवर ने मचाया था, मैं तो बहुत घबरा के रह गई थी। अकरम जब कमरे में दाखिल हुए तो इनका चेहरा गुस्सा हुआ था। कहने लगे कि माफ़ी चाहता हूँ, मुझे दुकान जाना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, काम पहले है, बाहर हम फिर कभी चले जाएंगे। मैंने भी एतराज़ नहीं किया था। अकरम तो अपनी दुकान पर चला गया। मैं किचन में आकर जल्दी से बर्तन धोने लगी। शादी के तीसरे दिन ही मैंने खाना भी बनाया और घर के सारे काम भी मुझे करने पड़े। मेरे देवर ने नौकरानी को निकाल दिया था। कहते थे कि जब बहू घर में आ गई है तो सफाई भी वही करेगी। मैंने पूरे घर की सफाई कर ली थी और थक हार कर मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने लगी तो मेरे देवर ने मुझे आवाज़ दी। वो अपने कमरे में बैठे थे। मैंने सर पर अच्छी तरह से दुपट्टा लिया, लेकिन दुपट्टा रेशमी था। इसलिए जब अपने देवर के कमरे में गई, मैंने पूछा, भाई कुछ चाहिए आपको? उन्होंने मुझे सर से पाँव तक बड़े गौर से देखा और अजीब अंदाज से अपने सूखे होठों पर जुबान फेरकर कहने लगे, दूध पीना है। ये सुनकर मुझे सबसे पहले अपने दुपट्टे का ख्याल आया, क्योंकि मेरे सीने से दुपट्टा सिरक चुका था। मैंने फौरन अपना दुपट्टा सही किया और कमरे से बाहर आ गई। मुझे अपने देवर की ये हरकत बहुत अजीब लगी थी। देवर तो भाई की जगह होता है और भाई कभी भी बेटियों को सर से पाँव तक इस तरह से नहीं देखता। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने फ्रीजर खोला और दूध का गिलास पकड़ के दुपट्टा अच्छी तरह से खुद पर लपेट कर अपने देवर के कमरे में आ गई। साइड टेबल पर दूध का गिलास रख दिया। इससे पहले कि मैं कमरे से बाहर जाती, मुझसे देवर कहने लगे कि थोड़ी देर मेरे पास बैठकर बात कर लिया करो। घर में अब तुम्हारे अलावा तो कोई होता ही नहीं है और मैं बड़े दिनों से अकेला था और अकेला ही बैठकर बोर हो जाता हूँ। ये सुनकर मैं परेशान सी हो गई। मेरे देवर के कमरे में सिर्फ एक बेड और एक अलमारी थी।
बैठने के लिए अलग से कुछ नहीं था, इसलिए मुझे मजबूरन ही बेड के किनारे पर ही बैठना पड़ा। वो मुझसे इधर उधर की बातें करने लगे, लेकिन जैसे उन्होंने दूध का गिलास पकड़कर मुंह को लगाया तो फौरन से हटा लिया। कहने लगे, इतना ठंडा दूध, ये मैं नहीं पी सकता, मुझे तो गरम गरम दूध पसंद है। ये कहते हुए फिर इनकी नज़रें मेरे चेहरे से होते हुए मेरे पूरे बदन पर सफ़र करने लगी। इनकी नज़रों में ना जाने ऐसा क्या था कि मैं उलझन का शिकार होने लगी थी। मेरे माथे पर पसीने के कतरे साफ दिखाई देने लगे थे। कहने लगे, जाओ ना, इसे गर्म करके ला दो। मैंने दूध का गिलास पकड़ा और खड़ी हो गई। वैसे तो 3 दिन से मेरे देवर बड़े गुस्से में रहते थे। जब अकरम घर में होता था तो इनका लहजा बड़ा ही धीमा था। लग ही नहीं रहा था कि ये मेरे वही देवर हैं जो 5 दिन से अकरम को चला चला कर बुला रहे थे और गुस्से से बातें कर रहे थे, डांट रहे थे। मैंने दूध पतीले में डाला, जरा सा गर्म किया, फिर गिलास में डालकर अपने देवर के पास ले गई। जैसे ही मैंने गिलास इनके आगे बढ़ाया, इन्होंने दूध के साथ मेरा हाथ भी पकड़ लिया। मेरे तो जैसे पूरे बदन में करंट दौड़ने लगा। मैंने फौरन घबराकर हाथ पीछे करना चाहा तो इन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं कमरे से बाहर जाने लगी तो कहने लगे, अरे बाहर कहाँ जा रही हो, यहाँ बैठो मेरे पास, मुझसे बातें करो। ये तन्हाई का सांप तो मुझे अब और भी ज्यादा डसने लगा था। ये कहकर देवर ने अब ठंडी आह भरी। मुझे और भी ज्यादा अजीब सा लग रहा था। मुझे तो इनकी बातें सुनकर अजीब सा महसूस होने लगा। ये कहने लगे, तुमने शादी के जो अगले दिन काले रंग का सूट पहना था, बड़ा प्यारा लग रहा था, आज वही पहन लेना। ये सुनकर मुझे और भी ज्यादा बुरा लगा था। ये फरमाइश तो अकरम को मुझसे करनी चाहिए थी, ना कि मेरे देवर को। जब अकरम दुकान पे जाता, मेरे देवर मुझे अपने कमरे में बुला लेता, मुझे अजीब नज़र से देखता, बार बार अपने सूखे होंठों पे जुबान फेरने लगा, फिर कहता, मुझे दूध पीना है, मुझे दूध गर्म करके दो। मैं दूध का गिलास देकर जाने लगती तो मेरा हाथ पकड़ लेता, कहता, मेरे पास बैठकर बातें करो। मैं भला क्या बातें कर सकती थी। मैं काम का बहाना बनाने लगती तो मुझे खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं। असल में मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। अब मेरा दिल बेचैन सा होने लगा था। सोच रही थी मुझे अकरम से बात करनी चाहिए, लेकिन कैसे करती। वो तो अपने भाई के सामने कांपता था। अकरम तो बोलता तक नहीं था। एक दिन मैं किचन का सारा काम कर रही थी, मेरा देवर अचानक से किचन में आ गया, मुझे पीछे से पकड़ लिया, झटके से टेबल से लगा लिया और मेरे साथ वो किया जो मैं नहीं बता सकती। मैं अपनी इज्जत बचाकर अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया, कुंडी लगा दी और बेड पर बैठ गई। बेचैनी मुझ पर बुरी तरह से सवार हो गई। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा देवर मेरे साथ कभी भी कोई गलत हरकत भी कर सकता है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं सोच चुकी थी कि मैं अकरम से बात करूंगी। मैंने पूरा दिन कोई काम नहीं किया था, अपने आप को कमरे में बंद कर चुकी थी। कई बार मेरा देवर मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटा चुका था। उसे भूख लगी है, मैं उसे खाना दूं, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं दिया। मेरी जगह कोई भी होता तो वो भी यही सब कुछ करती जो कि मैंने किया था। रात को मेरा दरवाज़ा जोर जोर से बजा। अकरम कहने लगे, दरवाज़ा को क्यों लॉक किया है, ये क्या बदतमीजी है, क्यों तुम सुबह से दरवाज़ा बंद किए हो, कमरे में बैठी हो। अकरम की आवाज़ सुनकर ही मैंने दरवाज़ा खोला था। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो दोनों भाई मुझे गुस्से से देख रहे थे। कहने लगे, तुम्हें ज़रा भी एहसास और शर्म नहीं है। मेरा भाई सुबह से भूखा बैठा हुआ है और तुमने इन्हें रोटी तक नहीं दी। इन्हें शुगर की बीमारी है, अगर इनकी तबीयत खराब हो जाती तो इसकी जिम्मेदार कौन होता। मैंने कहा कि मैं इनकी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती, बेहतर यही है कि आप इनका और कोई इंतजाम कर लीजिए। मेरा यही कहना है कि अकरम गुस्से से भड़क उठा। कहने लगा, ये क्या बदतमीजी है। पीछे से मेरे देवर कहने लगे, देख रहे हो, अभी इसे आए हुए 7 दिन ही नहीं हुए और इसने अपने रंग भी दिखाने शुरू कर दिए हैं। मुझे पहले ही पता था कि ये लड़कियां शादी के बाद ऐसा ही करती हैं और अलग होने के ख्वाब पहले ही आंखों में सजा लेती हैं। मेरा शौहर कहने लगा कि आज तुमने ये बहुत गलत हरकत की है। फिर से अगर कहा तो मैं हाथ में तलाक देकर तुम्हें रुखसत कर दूंगा। ये सुनना था कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरे अब्बू की पहले से ही 3 बेटियां थी
اور وہ شریف انسان تھے، بڑی مشکل سے جہیز اکٹھا کر کے ایک بیٹی کی شادی کی تھی۔ میری